बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। मैं इस टाइम पे खड़ा हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज रजब भट्ट की पेशी थी, साथ नदीम नानीवाला भी थे। अभी थोड़ी देर पहले यहां से होके वो चले गए हैं। हमारे साथ मौजूद है इदरीस अब्बासी साहब, GNN से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुझे ये बताइएगा, जिस टाइम पे रजब भट्ट पेश हुए वो सारे मामलात क्या चले? बहुत शुक्रिया सर। देखें, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ चूँकि समाअत थी उनकी इंटरम बेल के हवाले से यहाँ पर, और वो उनको यहाँ पर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट आज दोनों अपने वकला के हमरा जो है वो आज यहाँ पर अदालत में पेश हुए। और उनके वकला की जानिब से ये प्ली की गई कि कराची में जो है वो एक मुकदमा है जिसमें हमने मुतलका अदालत में पेश होना है और राहदारी ज़मानत जो है वो हमें दी जाए। तो अदालत ने जो है वो 10 रोज़ की इनको राहदारी ज़मानत जो है वो इन्हीं के वकला की इस्तदा पर जो है वो दी है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास ये केस ज़ेर समाअत था और उनके सामने दोनों जो है वो पेश हुए। उनके वकील जो हैं वो कदीम जंजुआ और आहद खोकर जो हैं एडवोकेट रजब भट्ट के और नदीम नानीवाला के, वो पेश हुए थे और उनकी जानिब से ये प्ली की गई थी जिस पर अब उनको 10 रोज़ का टाइम दिया गया है कि वो मुतलका अदालत जो है वो कचहरी कराची में वहाँ पर जो है वो पेश हों। अब 10 रोज़ के अंदर अंदर वो अपने वकला के हमरा वहाँ पे पेश होंगे मुतलका अदालत में। वहाँ से जाके वो फिर उस केस में जो है वो ज़मानत लेंगे। अच्छा, ये वो एडवोकेट रियाज सोलंकी वाला केस है जो इनके ऊपर 295 का लगा था, उस सिलसिले में इनको कराची भेजा गया है, लेकिन इनको लाहौर के जो केसेस हैं उसकी तरफ रेफ़र क्यों नहीं किया? देखें, चूँकि यहाँ पे राहदारी ज़मानत थी और ये सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ एक केस नहीं थी, सब केसेस के हवाले से थी। और ज़ाहिर बात है जिधर उनके केसेस हैं नदीम पे, चूँकि नदीम के जो केसेस थे वो लाहौर के थे, उस पर उनकी राहदारी ज़मानत हुई है। रजब का केस जो मेन केस था जिसमें उनकी थी वो कराची वाला था, जो 295C वाला था, उसमें उनकी राहदारी ज़मानत हुई है। तो अब यह है कि नदीम जो है वो ऑब्वियसली लाहौर में NCCIA का जो मुकदमा है उसमें पेश होंगे, रजब जो है वो कराची में भी पेश होंगे। मेरे ख्याल से रजब पे शायद कोई लाहौर में भी कुछ मुकदमात हैं, तो वहाँ पर भी उनको ऑब्वियसली वो पेश होना पड़ेगा। लेकिन कराची की हद तक 10 रोज़ का टाइम है, लाहौर की हद तक भी टाइम जो है उनको मिला है, तो इसलिए ऑब्वियसली उन्होंने लाहौर भी पेश होंगे इन दिनों में, और फिर उसके बाद वहाँ से वो कराची में भी जो है वो पेश होंगे। तो दोनों ताल्कों में वो पेश होंगे, वहाँ से अपनी मुतलका ज़मानत करवाएंगे, तो फिर जाके यह है कि वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। अच्छा, अगर वो 10 दिन के अंदर पेश नहीं होते तो क्या उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी? देखिए, ये जो ज़मानत है ये सिर्फ 10 रोज़ के लिए है। 10 रोज़ बाद ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये सस्टेन नहीं करेगा। 10 रोज़ बाद जो है कराची की जो पुलिस है उस मुकदमे में अगर गिरफ़्तार करना चाहे रजब को कर सकती है, लेकिन 10 रोज़ तक वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती एज़ पर द लॉ, एज़ पर द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और इसी तरह लाहौर भी पुलिस कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर सकती एज़ पर द लॉ एंड एज़ पर द ऑर्डर ऑफ इस्लामाबाद हाई। मतलब पूरे पाकिस्तान में रजब भट्ट को 10 दिन के लिए उनके प्रीवियस केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? नहीं, फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, आज से इंक्लूड करके, आज की इंक्लूडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़ जो है वो उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हाँ, 10 रोज़ के अंदर अंदर वो पेश हो जाते हैं, मुतलका अदालत में अपनी ज़मानत ले लेते हैं, देन ही इज़ गुड टू गो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उनके वीज़े का इशू क्या बना? फिर एकदम उनको पाकिस्तान आना पड़ा, फिर आके यहाँ पे कोर्ट में पेश होना पड़ा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए, परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी ये दरख्वास्त दायर होती है, कल के लिए फ़िक्स होती है, और कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह ऑर्डर करती है 9 बजे जैसी अदालत ओपन होती है कि जी रजब को आज जो है वो अदालत में मैंडेटरी तौर पे है कि वो नदीम नानीवाला जो है वो अपेयर हों और पर्सनली जो है वो इन पर्सन अपेयर होकर अपनी यहाँ पे हाज़िरी लगवाएं। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो वहाँ से अपनी टिकट्स कराते हैं, फ़्लाई करते हैं। हमारी जब यहाँ पे रजब से बात हुई तो रजब ने ये बात हमें ड्यूरिंग हमें मीडिया गुफ्तगू में भी ये बात कही कि मुझे जो है वहाँ UK के होम ऑफिस से, चूँकि यहाँ से लाहौर से वहाँ UK होम ऑफिस में लिखा गया था कि हमें इनकी हवालगी चाहिए, उस हवाले से 2 रोज़ पहले मुझे एक लेटर जो है वो रिसीव भी जो है वो हुआ था। और उससे साथ साथ चूँकि मैं जब जा रहा था तो वो कह रहे थे कि मुझे डिपोर्ट जो है वो नहीं किया गया, अगर डिपोर्ट किया जाता तो वो 10 साल का बैन लगाया जाता है। मेरा वीज़ा जो है वक्ती तौर पर, टेम्परेरी तौर पर कैंसिल किया गया है कि उसके लिए मैंने यह है कि वो कह रहा था कि मैंने वहाँ के लॉयर्स को रुजू किया है, वो उस पर अपील ज़रूर करेंगे और उसको वापस से रिवाइव करेंगे। जो एक प्रोसीजर है उसका भी डिपोर्टेशन का, एक तरह से आप इसको डिपोर्ट कह भी सकते हैं, लेकिन डिपोर्ट का मतलब है कि आप फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे यह है कि उसका वीज़ा जो है वो टेम्परेरी तौर पर कैंसिल किया गया है कि फॉर द टाइम बीइंग ही कैन नॉट फ्लाई टू UK। हाँ, उसके लिए वो वजह ये बनी है कि जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया तो आप जब वीज़ा किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाता है कि क्या आपके ऊपर पाकिस्तान में कोई मुकदमात हैं या नहीं, और आपको वो सारी चीज़ें A to Z इंफॉर्मेशन उसमें लिखनी पड़ती है। तो वो शायद उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन उस टाइम वीज़ा अप्लाई करते हुए नहीं लिखी, या शायद जब वीज़ा अप्लाई किया उसके बाद ये केसेस बने, ये शायद उनको बेहतर पता है। तो इसलिए वो चीज़ें ना होने की वजह से UK गवर्नमेंट ने ये उनसे पूछा कि आपके ऊपर जो मुकदमात हैं आप उनके बारे में
ड्यूरिंग वीज़ा टाइम आपने बताया नहीं, तो उस हवाले से जो है बताया जाए तो वो वैसे ही पाकिस्तान चूँकि फ़्लाई कर रहे थे, उनकी फ़्लाइट थी, तो वहाँ पर उनसे ये पूछा गया, तो तब उनका वीज़ा जो है वो टेम्परेरी तौर पर कैंसिल किया गया है। हाँ, अब वो ये एक ऑप्शन ज़रूर है कि वो अब वापस से जो एप्लीकेशन है उसको वो करें और उसमें ये चीज़ मेंशन करें कि क्या क्या केसेस थे, कुछ थे, और फिर उसके बाद एक प्रॉपर प्ली है वो करें। जिस तरह यहाँ पे केस चला है, यूके के अंदर भी केस चलेगा। अगर डेपुटेशन होती तो फिर रजब भट्ट अपना टिकट खरीद के पाकिस्तान ना आता मेरा ख्याल। बिल्कुल, जब डेपुटेशन होती है उस पर आप हम देख रहे थे जिस तरह वो टिकट खरीद के आई थिंक सो बिजनेस क्लास में शायद वो आए, तो आप जब डिपोर्ट होते हैं तो आप अपनी टिकट नहीं कराते, वो फिर डिपोर्ट करते हैं, वो अपने तरीके से इकोनॉमी की सीट पर बिठा के आपको कहते हैं जाए आप अपनी कंट्री जाए, तो वो अपनी जारी बात है अपनी टिकट हुई थी उसी पे है। अच्छा, अब नदीम नानी वाले का केस तो NCCIA में खड़ा है, डकी का सारा सिनेरियो सबके सामने आ गया कि कहाँ कहाँ पे करप्ट अफसरान ने उसके साथ क्या कुछ किया। उसके बाद आपको लगता है कि नदीम नानी वाला को इंसाफ मिल पाए? सर देखें, अब जिस तरह से डकी के साथ जो पिछले तकरीबन 100 रोज़ के अंदर हुआ, और ख़ास तौर पे जब वो NCCIA में थे और उसके बाद वो वहाँ पर उनके ड्यूरिंग उनका जो जिस्मानी रिमांड था, जो उनके साथ चीज़ें सारी होती गई, जिस तरह डकी ने अब खुद अपने वीलॉग में ये बात का जिक्र भी कर दिया है आके, तो मेरे ख़्याल से और फिर मज़े की चीज़ के जो वो अफसरान जिन्होंने डकी के साथ ये रवैया किया वो तमाम तर इस वक्त बिहाइंड द बार्स है, वो सब जेलों में। तो मुझे नहीं लगता कि शायद अब NCCI में कोई ऐसा अफसर होगा जो ऐसी हमाकत करेगा या कोई ऐसा कोई तरीका करेगा या ऐसी कोई चवल कह ले कि चवल मारेगा कि वो किसी ऐसे बंदे को जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। पहली चीज़ है कि ऐसा रवैया किसी आम बंदे के साथ भी नहीं होना चाहिए जिसको शायद कोई पब्लिकली ना जानता हो, लेकिन वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके व्यूअरशिप है, उनको लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर नदीम चूँकि वहाँ पे पेश होता है, मेरे ख्याल से रजब पे भी NCCI में कोई इस तरह का केस है उसके ख़िलाफ़ भी, तो अगर इन दोनों का वो वहाँ पर बनता है और इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ कोई अगर करता है तो वो शायद वो अफसर ही कोई बड़ी हमाकत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, रजब पे तो काफ़ी टाइम से केसेस चल रहे हैं, ब्लेसमी के भी चल रहे हैं, डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रजब इन सब चीज़ों को पार कर पाएगा? देखिए सर, ये जितने भी केसेस हैं ना, ये टाइम ज़रूर लेंगे, इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हद तक ऐसी चीज़ें आ गई थी, शायद उसको भागना पड़ा, ही नोस बेटर कि क्या मजबूरी। NCCIA वालों ने उसको बुलाया था, वेरी नेक्स्ट डे वो यहाँ से चला गया था, और अगर वो यहाँ पे रहता तो उसका भी डकी वाला हाल होता। बिल्कुल, रजब को ये चीज़ें नज़र आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको शायद वो चीज़ें नज़र आ गई थी, उसको शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, शायद इसी वजह से वो गया था। लेकिन अब जो सिचुएशन है, चूँकि अब उसका नाम भी मेरे ख्याल से ECL में है और PNIL लिस्ट में भी है शायद, तो मेरे ख्याल से अब उसको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और मज़े की चीज़ ये है कि उसके जो वकील हैं, मैं बतौर सहाफ़ी, क्योंकि हम वकीलों के साथ हमारा उठना बैठा है, हम बहुत सारे वकीलों को जानते हैं, लेकिन मियाँ अली शवाक साहब को आई नो पर्सनली, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। तो ये लेकिन वो तो चौधरी सरफराज के लॉयर भी हैं। ये देखना पड़ेगा, वो अब इनकी चॉइस है कि मियाँ साहब ने क्यों ये चीज़ की है, ही नोज़ बेटर, उनकी अपनी प्रैक्टिस है, उनका अपना चॉइस है, ज़ाहिर बात है। लेकिन यह है कि रजब के हवाले से देखा जाए तो उनके चूँकि वकील अच्छे हैं और वो इस चीज़ से ज़ाहिर बात है वो उसको मेरे ख्याल से शायद जिस तरह वो क्या कहते हैं दूध में से मक्खी निकाल। मुझे एंड पे ये बताएं, रजब का पाकिस्तान आने का फैसला सही है इस टाइम पे? देखें सही है, और एक तरह से उसको वहाँ पे भी जिस तरह से यूके की गवर्नमेंट ने एक लेटर दे दिया था, तो शायद विद कमिंग टाइम उसको कुछ इशू बन सकता था वहाँ पे, तो उसका आना इस टाइम पे मेरे ख्याल से बेहतर है। और अब वो लॉ को फेस कर रहा है, ठीक है, पहले भी शायद कर ही रहा था, और अब भी लॉ का तो डकी ने भी फेस किया ना। वो तो फिर सर देखें, हर इदारा जो है ना, मैं एक चीज़ बात कहता हूँ कि कोई इदारा बुरा नहीं है, इदारे के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, चाहे वो NCCI के FIA, पुलिस, कोई भी इदारा है पाकिस्तान में, जितने भी हैं वहाँ पे काली भेड़ें आपको ज़रूर मिलेंगी हर इदारे में, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, उन काली भेड़ों को बेनकाब करना, दैट्स इट। तो अब वो शायद कुछ काली भेड़ें डकी ने बेनकाब कर दी, शायद इनके भी रास्ते में कुछ शायद इनको मिले, ये भी बेनकाब कर दें। तो ये एक तरह से इनको ना एक टेस्टर केसेस भी इनके ऊपर आ जाते हैं। मुश्किल वक्त होता है, चीज़ें आती रहती हैं, इवन टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें जो है वो शायद बहुत सारी कुछ चीज़ें सिखा देती हैं। लेकिन हाँ, रजब शायद मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से निकल आएगा, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ वो निकल आएगा, उसके लिए आसानी पैदा होगी। ये थे इदरीस अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें हमें बताई। व्यूअर्स, सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने। आज रजब पाकिस्तान भी आ गया। आज से कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था कि रजब पता नहीं कितना अर्सा पाकिस्तान से बाहर रहेगा, उसने व्लॉग भी ख़त्म कर दी, सारी चीज़ें भी ख़त्म कर दी। लेकिन कहते हैं अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोसीडिंग्स आगे कैसी चलती हैं। यहाँ से वो कराची जाएंगे, लाहौर में अपने केसेस को फेस करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कि उनके लिए आगे आने वाली जो उनकी ज़िंदगी है बड़ी आसान होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में आपकी जो राय ज़रूर लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।